जी सर, क्लियर आवाज है आपकी। क्लास जी स्टार्ट आपका। हाँ सर, कंटिन्यू करिए आप। जी। आए थे क्या चंदमाना नरेश? वे चंदमाना नरेश होना आए थे क्या कल? हाँ कल परसों कब आए थे? निकल क्या कह रहे हो भाई? डोलेश्वर साहू जी, माइक म्यूट कर लीजिए आप। ये खाना खान के रोना खाना खाते रहे वही वो के यार मैं मोहन बहुत सचारो मैंने पटिया भाई जी। बस समझ जाओ इतना। अरे भाई वो पूछे कौन ले गया था? मैं तो नहीं ले गई थी। दिमाग हुआ यार पूरे। लिखो भी पूरी डिटेल भी लिखना पड़े भैया। बाबुल रखा हो यहाँ थोड़ी देर से हाँ कितने चार पाँच दिन भी चार पाँच दिन भी करा लाइट लाइट हाँ लाइट तो बहुत सारी और ये भूल सार एलर्जी इसकी मतलब चले को मंडी को काम सारा दिन भर भूल सार कहीं दिखवा जाए। अभी तो फिर भी ठीक है दादा, 2-4-5 साल बाद में तो आपको देखा ना। चलिए मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। आज हम देखते हैं फिर से कि पिछला जहाँ हमने छोड़ा था वहाँ से आगे हम बढ़ेंगे कि एग्जामिन का एग्जामिनेशन कैसे। अब मैं वीडियो को पॉज करूँगा फिर मैं क्लास लेता हूँ। आता है जनरल एग्जामिनेशन। जनरल एग्जामिनेशन में हम ये देखेंगे काम कर लो बहुत जल्दी पूरे सब जमा हुआ है। पर्सन का प्रॉपर न्यूट्रिशन कैसा, मैंने वह डाइट कैसा लेता है, क्योंकि एब्डोमिनल रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम के लिए, सफरिंग के लिए पर्सन की जो डाइट होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। जितने भी एक्यूट एब्डोमिनल कंप्लेंट्स मैंने बहुत लंबे समय से सफर नहीं कर रहा पर्सन, तो अचानक उसकी कुछ सफरिंग हो रही है, उसमें खान पान का बहुत बड़ा महत्व होता है। क्योंकि आप सबको ये रियलाइज होता होगा कि अक्सर जो पेट से संबंधित तकलीफ होती है सडन होती है, 1-2 दिन के अंदर होती है, चाहे सुबह का शाम होती है, शाम से 2 घंटे पहले, चाहे 3 घंटे पहले पेट में दर्द, पूरे एब्डोमिनल रीजन में दर्द, अचानक कुछ डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा है। उसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है वो खाने पीने का ही होता है। तो इसमें देखना होता है कि जनरल एग्जामिनेशन में कि पेशेंट को जनरल जो हमारे को एग्जामिन करना, उसमें पहला ध्यान जहाँ से हमारा तो उठना चाहिए पोषण तत्व, यानी पोषण से निर्मित चीजों का सेवन। ऐसा तो नहीं कि कुछ ऐसी चीज खा रहा है जिस तरह से उसको एब्डोमेन में दिक्कत जा रही है, उसको हम देखेंगे। साथ में होता है कि उसके नेल्स, आईज को भी हमारे को एग्जामिनेशन में रखना है। आंखों के चारों तरफ काला सर्कल, चाहे ऐसा कोई डार्कनेस तो नहीं आ रही है, ये सब एनीमिया के इंडिकेशन हो सकते हैं। नाखूनों पर कोई अलग से लाइनिंग तो नहीं आ रही है, यानी कुल हम पर्सन एनीमिक तो नहीं है। तो जनरल एग्जामिनेशन में हम पर्सन को नेल्स को थोड़ा सा प्रेस करते हैं, प्रेस करके छोड़ देते हैं। अगर वहाँ लालिमा समय से नहीं दिखती है, चाहे प्रॉपर समय पर उसमें जो लालिमा नहीं आती है, तो हमारे लिए सस्पेक्ट होता, डाउट होता है कि पर्सन को एनीमिक हो सकता है, क्योंकि पोषण से हमारा एनीमिया का गहरा संबंध है। अगर पोषण तत्व प्रॉपर रूप से नहीं ले रहा है, पोषण उसका प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो मतलब कि उसको खून की कमी होना स्वाभाविक हो सकता है या हो जाता है। तो ऐसे में उसका खान पान उसके डिपेंड करता है कि उसका हीमोग्लोबिन बॉडी में या बॉडी में ब्लड कैसा फॉर्म हो रहा है, हीमोग्लोबिन की परसेंटेज कैसा, आरबीसी परसेंटेज कैसा, ये सब डिपेंड करता है उसके खान पान। जनरल एग्जामिनेशन ये देखते हैं। फिर आता है कि अब आता है पर्सन उसको एग्जामिन करना होता है।
तो एज ए पर्सन जब किसी को एग्जामिन करते हैं नहीं कि नहीं तो सुपर देखता उसके हूँ। एग्जामिनेशन में देखते हैं पहला ओरल कैविटी में और मुख गुहा, ये इसी मुख वाली गुहा उसको यानी लिखना हो जो मुख अंदर करो। एग्जामिनेशन देखेंगे। और यहाँ पर कोई पर्सन कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे अपच हो जाता है, और एक ही बुक में ऑर्डर लिखना फूड बस डाइजेशन इसमें। हो जाता है और अब जो आते और जा काटते ये जाना अपच जाने का और नाम फिर उससे नहीं ले लिखते रहा। चले जाना। मेरा अपच बहुत समय से हो ही रहा है, मैं कितनी भी दवा खा लिया, कितना भी ट्रीटमेंट करा लिया, ये मेरा अपच नहीं जा रहा है। तो मे बी वो पर्सन का जो टीथ अरेंजमेंट है, मैं आइटम दांतों इधर की जो उतारते जाना अरेंजमेंट है अपन वो उसको या लिखा तो देंगे। प्रॉपर और नहीं हो या विष्णु फिर लता उसमें हुई दांत क्या है वो कुछ देवा ढीले जिला हों, की कुछ नई डिस्टर्ब हो, सीएम कुछ उसके दांतों की कमी हो, एचओ है। जिसकी वजह से मैस्टिकेशन बहुत यानी हॉस्पिटल में चबाना गया। प्रॉपर अरे नहीं पता होता, गंजा बाइट करना, अजनास में भी गई थी, बता कहाँ गई थी वो खाने को तो काटना, अजनास में नहीं गई। फाड़ना, उसको पेस्ट बनाने की ये प्रॉब्लम अरे हो गई थी सकती यार है। इधर तो अजनास इससे बात सीधी तरफ बात भी समझ यार। आती है कि उसका प्रॉपर उसका तुमने अजनास डाइजेशन फोन लगाया था मैंने स्लो अजनास या नहीं गई। लेट या कॉम्प्लिकेशन रहेगा बदहजमी का। ये स्वाभाविक बात है, ऐसा नहीं कि बड़े बड़े पीस खा लिया और उसका डाइजेशन पर कोई इफेक्ट न पड़े, बहुत इफेक्ट पड़ेगा। ऐसे में देखा होता है दांतों का परीक्षण देंगे करना, नहीं हुई क्या अभी? इसके लिए दांतों का नहीं नहीं परीक्षण आई करना, क्या? यदि प्रॉपर उसके दांत बस तो प्रॉपर फिर अगर नहीं है तो उसको रिप्लेस किया जाए आर्टिफिशियल टीथ से या फिर तू उसको ले खाने जाए में ऊपर ऐसा रखो देना खाना अन्नू खाया मिट्ठू को यार। जाए जो आसानी से अच्छा डाइजेस्ट अपने हो दो सकते हो, मिट्ठन है, उसको मिट्ठू बहुत नहीं है ज्यादा अपने पास। छोटे छोटे हाँ पीस आज करने की क्लियर उसको होगा। मेहनत नहीं करनी पड़ती है, इसलिए वो डाल दांतों देगी का रात सेव अरेंजमेंट फल देखना वगैरह प्रॉपर। फल फूल डाल देगी। और फिर आता है हैं कि ने बता ओरल कैविटी का अपने को परीक्षण। मिट्ठू लाना ओरल है। कैविटी में उसकी टंग की प्रॉपर पोजीशन होनी चाहिए, टंग मूवमेंट अच्छा होना चाहिए। दो कई मिट्ठन है बार अपने पास, आपने एक देखा मिट्ठन हो कि देकर अपन कुछ गन्नू को दे देंगे, कोई नार्कोस दिक्कत नहीं, लेना उसके बाद जिससे मिट्ठू मिट्ठू है। गुटखा सुपारी जर्दा खानों के टांगों में टंग में फाइब्रोसिस होने लगता है, टंग के टेस्ट बड डिस्ट्रा होने लगते हैं। स्ट्रॉन्ग डाइट ऐसी ला लेने क्या वाले रखी है? अल्कोहल 1.5 रुपए की एक सुर्खी पत्ता दे जर्दा दो ये तमाम जो भी और दो चीजें गोली हैं मरोड़ चल गुटखा, रहा है। इससे भी उनकी टंग की 45 ये तो 10 10 टेस्ट गोली का बड दे दो ना। डैमेज होने लगते हैं। और एक उनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए दो गोली पेट कि इसमें दर्द भी उन सब चीजों का टंग का करके एग्जामिनेशन आंटी चल के करना दस्त अति लग रहे आवश्यक है। हैं बड़े के लिए। कुल मिलाकर डाइजेशन से रिलेटेड पहला जो पार्ट और होता है एक ये अंजनी हो दांतों जाती है का आंख में, उसकी गोली दे arrangement, देना। दांतों का स्ट्रक्चर, दांतों की बनावट, दांतों का होना और बट साथ पड़ में गई जुबान बट पर पड़ ऐसे के कुछ निकलेगी चिन्ह सिर वाला ये नहीं है कि टेस्ट बड डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, ऐसी नहीं क्या निकलेगी। स्लाइवा कम बन रही है, क्या प्रॉपर स्लाइवा नहीं बन रही है, क्या कुछ दिक्कत जा रही है। कई बार आपने देखा होगा टंग टाई, मतलब कि टंग आगे साइड से जुड़ी रहती है कई लोगों की, उसे कहते हैं बटरफ्लाई टंग, और लंबे समय तक ये जुड़ी रहती है, लोगों को खुद ही ज्ञान होता है। ऐसे व्यक्ति को जनरली क्या होता है, जब आपकी टंग को बाहर निकलता है तो बटरफ्लाई तितली जैसा दिखता है, वैसा उसकी टंग दिखती है, बीच से अंदर तक धसी हुई और दोनों तरफ तितली का पंख होता है उस तरह का टंग दिखता है, दैट इज कॉल्ड बटरफ्लाई टंग। ऐसे में ऐसे टंग होने पर किसी को मेस्टिकेशन करने में, चबाने में, खाने को दाएं बाएं गोल गोल घुमाने में, उलटने पलटने में दिक्कत जाएगी, और साथ में उनका प्रोनाउंसिएशन भी तोतले जैसा रहता है, तोतला कर बोलना, प्रॉपर स्पीच नहीं होती है। तो ये सब की जांच हमें कर लेनी चाहिए और इसका समाधान हमें देख लेना चाहिए क्या समाधान हो सकता है। फिर आता है कि पेट यानी एब्डामन रीजन का परीक्षण करनी। एब्डामन यानी हमारा जो एब्डामिनल पार्ट यानी ट्रंक का सेकेंड पार्ट यानी ट्रंक का फर्स्ट पार्ट होता है लंग्स और सेकेंड पार्ट होता है एब्डामन, जो पहले भी आपको मैंने 2 टाइम्स बिफोर भी मैंने 2 दिन पहले लेक्चर में आपको बताया था कि जो एब्डामिनल पार्ट होता है उसको हमारे को सिस्टमिक एग्जामिनेशन करना, प्रॉपर तरीके से एग्जामिन करना है। तो उसको एग्जामिनेशन करने के लिए
ये क्या वीडियो ऑन है भाई, अपना वीडियो ऑफ करिए आप, स्क्रीन पर से अपना वीडियो हटाएं। कोई सुन रहा है? जो भी है, प्रमोद कुमार गुप्ता जी अपने वीडियो के यहाँ से हटाएं, शायद आपकी वीडियो आ रही है। कंटिन्यू करते हैं। हाँ, मैंने अपने वीडियो को पॉज कर रखा है, आप हमारी बातों को ध्यान दें, ठीक है? मैं क्या बोल रहा हूँ उसको आप कंसंट्रेट होकर सुनिए। सभी लोग म्यूट हैं। अब आता है कि सिस्टमिक एग्जामिनेशन में आता है, फर्स्ट पार्ट आता है एग्जामिनेशन ऑफ एब्डोमेन। एग्जामिनेशन ऑफ एब्डोमेन की बात आती है तो इसमें हमारे को 4 पॉइंट यानी 4 बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, यानी 4 बिंदुओं को हम देखेंगे। पहला पॉइंट है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन यानी इंस्पेक्टर का काम क्या होता है कि बराबर उसे आंखों से ऑब्जर्व करना कि आसपास क्या घटना घटी, घटना स्थल पहुंचकर हर चीज को एक ध्यान से देखना, एक आंख से प्रॉपर विस्तृत रूप से आंखों से देखना, दैट इज कॉल्ड इंस्पेक्शन। ठीक। और उसके बाद आता है सेकेंड पॉइंट आता है पैल्पेशन, पैल्पेट करना, छूना। ठीक है, इंस्पेक्शन मतलब कि उसको देखना, पैल्पेट मत करना मतलब छूना, छू कर देखना। फिर आता है परकशन। परकशन के लिए हम वहां पर उसको परकशन करने के लिए मतलब होता है वहां पर स्ट्रोक देना। जैसे कि ढोलक को हम एक तरफ से ठोकते हैं, ढोलक दोनों तरफ से उसके लेदर लगी होती है, अगर एक तरफ से हम ठोकते हैं तो उसकी ध्वनि दूसरी तरफ हाथों में टकराता है, सो कॉल्ड परकशन। उसे कहते हैं परकशन। फिर आता है अस्कल्सेशन। अस्कल्सेशन मतलब सुनना, अस्कल्टेट करना, सुनना। तो फिर आ जाए, चारों पॉइंट तो हमारे दिमाग में होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट होता है इंस्पेक्शन, परीक्षण करना या जांच करना या देखना। पैल्पेशन मतलब स्पर्श करना, छूना। थर्ड है परकशन, स्ट्रोक देना यानी ठोकना। जैसे ढोलक को एक तरफ से ठोकते तो दूसरी तरफ उसका एक प्रतिध्वनि सुनाई देता है, अपने हाथों पर महसूस होता है, दैट कॉल्ड परकशन। जैसे पानी में कोई चीज, कोई एक चीज कांच की सॉलिड चीज को पानी में छोड़ते हैं तो एक पानी में जाने से उसका थ्रिल, जो उसका एक वेव उठता है, उसको महसूस करना, उसे कहते हैं परकशन। ऑस्कल्टेशन, ऑस्कल्टेशन मतलब ऑस्कल्टेट करना, सुनना। मतलब इसका एग्जांपल है कि बेंच पर हमने कान लगाया और जो ठोका दिया उसको कान से सुनना, दैट इज ऑस्कल्टेट करना। मतलब वी हियर एवरी साउंड थ्रू द स्टेथोस्कोप, यानी हम जो भी एब्डोमेन में साउंड आ रहा है उसको स्टेथोस्कोप लगाकर सुनने को ऑस्कल्टेशन कहेंगे। अब हम आते हैं एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, एक एक पॉइंट को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, ऐसे कि पहला पॉइंट है इंस्पेक्शन यानी इंस्पेक्ट करना, जांच करना। इससे से बोला इंस्पेक्टर, जांच करता। ठीक है, इंस्पेक्शन से बना इंस्पेक्टर, जांच करने वाला। तो पहला पॉइंट हो गया इंस्पेक्शन।
तो उसमें जांच करने में हम क्या करते हैं, तो उस पर्सन को, यानी जिसकी जांच करनी है, अर्थात डिजीज पर्सन, रोगी को हमें आरामदायक स्थिति में लिटाना है एग्जामिनेशन टेबल पर। पेशेंट को एग्जामिनेशन टेबल पर लिटाना है और पेशेंट को एग्जामिनेशन टेबल पर लिटाने के बाद से पेट के आकार की जांच करनी कि उसका एब्डोमिनल रीजन का आकार कैसा है। ठीक है, उसमें तो हमारे को पर्सन को एग्जामिन करना, तो फर्स्ट कंडीशन से पर्सन को आरामदायक स्थिति में लिटाना है फ्रॉम बैक साइड, कमर की मेरू बैक बोन से, यानी उसको सीधा लिटाना है, उसको बैक साइड से यानी कमर पीठ साइड से उसको लिटा देना और उसको एब्डोमेन रीजन को हमारे को देखना है, आपको उसका ऑब्जर्व करना है, उसको इंस्पेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद से उसकी ये पोजीशन देखनी है कि अम्लाइका यानी उसकी नाभि प्रॉपर अपनी पोजीशन में सेंटर में स्थित है या नहीं। ठीक है, और सेंटर होना चाहिए, सेंटर में चाहिए, इनवर्टेड यानी अंदर की तरफ धंसा होना चाहिए, या इवर्टेड बाहर तरफ उगा हुआ है। उसके उस कंडीशन में देखना है कि पेशेंट की जो नाभि है इनवर्टेड यानी धंसी हुई स्थिति में है कि ऊपर तरफ उभार दी हुई है। फिर आता है कि एब्डोमेन का मूवमेंट जानना है कि एब्डोमेन का जो मूवमेंट है प्रॉपर रूप से मूवमेंट है या नहीं है, मतलब कि किसी हिस्से में तनाव है या किसी हिस्से में हार्डनेस है, किसी हिस्से में गैसेस ट्रैप्ड है, ऐसा ये सब जानने के लिए हमारे को उसका क्या करना पड़ेगा, पल्सेशन यानी स्पंदन उसके समझना पड़ेगा। ठीक है, उसके स्पंदन को समझना पड़ेगा और उसके बाद से स्पंदन समझने के लिए उसमें देखना कि जब किसी चीज में स्पंदन यानी आवाज तभी होती है जब तना हुआ रहता है। ठीक है ना, अगर किसी चीज को स्पंदन सुनना, साउंड सुनना है तो देखना होगा कि हमारा एब्डोमेन फूला होना चाहिए, फूला नहीं, डिस्टेंडेड एंड हार्ड होना चाहिए। सॉफ्ट एब्डोमेन रहेगा तो कभी भी आपको स्पंदन या साउंड रेजोनेंस नहीं सुनाई देगा। तो पहला शर्त है किसी भी एब्डोमेन के साउंड को सुनने के लिए उसके एब्डोमेन को टच कर महसूस करना है कि हार्डनेस और स्वेल्ड हो, तब जाकर उसका परकशन आप कर पाएंगे। सॉफ्ट है, स्मूथ है, यूजुअली जैसे गीले आटे में अपन हाथ लगाते हैं तो ऐसा बिल्कुल एब्डोमेन दिख रहा है, तो उसमें आप परकशन करना चाहेंगे तो ये फॉल्स एग्जामिनेशन कहलाएगा। ठीक है, इसलिए जब एब्डोमेन को पहले हम टच करते हैं तो एब्डोमेन को टच करके उसको हमारे को सारे मार्जिन देखना पड़ता है कि वह हार्डनेस या फ्लैटस यानी गैस से भरा हुआ तो नहीं है। उसके बाद से उसको हम आगे लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं कि एब्डोमेन के चारों तरफ जो एब्डोमेन की नसें हैं, जो एब्डोमेन के ऊपर से वेन्स दिखती हैं, वह कैसी दिख रही हैं। एग्जामिनेशन ऑफ जीआईटी है, जीआईटी का परीक्षण आपके बुक में जो हेडिंग है वो बुक का जो चैप्टर है जीआईटी परीक्षण, उसको आप खोलें। मेरे बुक में उसका पेज नंबर है 7979, 78 से स्टार्ट होगा, 79 पेज नंबर। ठीक है, तो अब उसमें करना है कि वेन्स को देखना पड़ेगा, वेन्स प्रॉपर से डायलेटेड है
या नहीं। ठीक है, फिर देखना रहेगा का उस पर स्कारिंग साइन, उसमें स्कार साइन है कि नहीं है। जैसे कि उसमें ये साइन देखना रहे कि उसमें स्कार है या नहीं है, इसको देखना पड़ेगा। फिर देखना पड़ेगा कि जो एब्डामिन की जो सरफेस ऑफ एब्डामिन है वहां की स्किन कैसी है, ड्राई है, रफ है, टेंस है, शाइनी है, डल है, रिंकल्ड है, ये कैसा है। फिर दोहराता हूँ, सॉफ्ट है, शाइनी है, रिंकल्ड है, शाइनी है, रफ है, कैसा है, ये हमको देखना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एसाइटिस का केस है, यानी एब्डोमिनल कैविटी में एसाइटिस यानी पानी का भर जाने कहते हैं, ये पेट फूल जाना, पेट में पानी भर जाना, एक आम भाषा में लोग कहते हैं पेट में पानी भर गया है। तो अगर एब्डोमिनल एरिया में यानी उसको पेरिटोनियल रीजन में अगर पूरी तरह से वाटर फ्लूइड भरा हुआ है तो उसमें क्या रहेगा कि आपका पेट फूला हुआ सा रहेगा, डिस्टेंडेड रहेगा। जैसे एक बलून को फुला देते हैं, पर बलून को जो फुलाते हैं तो चमकता हुआ सा दिखता है, पर यहाँ पेट में शाइनीपन तो रहता है पर रिंकल्स भी बहुत सारे रहते हैं। कोई चीज तन जाता है तो शाइन करता है और स्मूथ रखना चाहिए, पर यहाँ पर क्या होता है, तन तो जाता है उसमें रिंकल्स, स्किन के ऊपर रिंकल्स दिखते हैं। ये पेरिटोनाइटिस के केस में देखने मिलता है। तो इस तरह से देखना कि पेट का जो फूला हुआ हिस्सा है कैसा दिख रहा है, तो उसको कर इंस्पेक्शन, मतलब देखना या उसको इंस्पेक्ट करना। ठीक है, फिर आता है, नेक्स्ट आता है पैल्पेशन, पैल्पेट करना। ठीक है, पैल्पेशन यानी पैल्पेट करना। यहाँ तक तो हमने जो पढ़ा वो था इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन आता है पैल्पेशन, पैल्पेट करना यानी स्पर्श करना, छूना या उसको प्रेशर देना, प्रेस करना, हर तरह से उसको स्पर्श करके महसूस करना। तो महसूस करने में क्या होता है कि हमारे को इस बात का ध्यान रखना है कि किस पार्ट में क्या क्या ऑर्गन चाहिए। ठीक है, और उसके लिए पैल्पेट करने के लिए हमारे को कोशिश करना चाहिए नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। पहला शर्त क्या, कैसे, सीधा लिटा दिया और उसको आरामदायक स्थिति में लेटा हुआ है, और उसको हमारे को एग्जामिनेशन करने के लिए डाउनवर्ड टू अपवर्ड यानी नीचे से ऊपर तरफ, लेफ्ट साइड टू राइट साइड, बाएं साइड से शुरू कर सीधे यानी लेफ्ट साइड से लेफ्ट इलियक फोसा से स्टार्ट करके ऊपर तरफ आते हुए राइट इलियक फोसा तक उसको स्पर्श करते हुए, छूते हुए उसको पैल्पेट करना है। ठीक है, फिर उस पर आना चाहिए, उसके बाद से फिर पूरा करने वास्ते फिर उसका सेंट्रल पार्ट यानी नाभि के आसपास का एरिया दबाकर देखना चाहिए कि क्या पोजीशन। ठीक है, अब इस कंडीशन में हमारे को पेशेंट से पूछना है कि आपको किस पार्ट में छूने से दर्द हो रहा है। बात समझ गए, एक स्मूथली जेंटल स्पर्श करते हुए, मैंने सहलाना नहीं है, बहुत कस का दबाना भी नहीं है। बहुत कस का प्रेस करेंगे तो नेचुरल रूप से हर किसी को दर्द होगा भाई, पर बहुत हल्का हल्का छुएंगे तो भी दर्द वाला हिस्से का पता नहीं चलेगा। तो एक बीच का प्रेशर होना चाहिए जिसको लगभग प्रेशर देते हुए हमारे को पूछना है। तो उसमें पहला पार्ट क्या आएगा, लेफ्ट इलियक पोर्शन, उसको स्पर्श करके पूछना है यहाँ दर्द हुआ आता है। फिर लेफ्ट लंबर रीजन, उसमें हल्का सा प्रेस करके पूछना है यहाँ पर दर्द हो रहा है। फिर आता है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन से
एपिगैस्ट्रिक रीजन यानी अपर एब्डोमिनल रीजन, अपर एब्डोमिनल रीजन होते हुए राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में आएंगे। फिर वहां से राइट लंबर रीजन को एग्जामिन करेंगे, इंस्पेक्ट पैल्पेट करेंगे और वहां से फिर राइट से राइट इलियक फोसा में पैल्पेट करते हुए आ जाएंगे। तो इस तरह से एक ऊपरी मार्जिन से ये पैल्पेट हुआ लेफ्ट टू राइट। अब उसके बाद से वहां से सीधे नाभि वाले क्षेत्र को पैल्पेट करके देखेंगे कि क्या पोजीशन है। जहां पर जो दर्द महसूस होता है उसके अकॉर्डिंग हमारे को डाउट करना चाहिए कि उससे रिलेटेड ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ये उससे हमारे को एक रफली आइडिया हो जाएगा। पहले भी आपको मैंने 9 क्वाड्रेंगुलर बताया था, मैंने 9 क्वाड्रेंगल्स बताए थे। मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करने की कोशिश करता हूँ, उसमें देखते हैं अपन। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। हमारे को कैलकुलेट करते हुए आना ऐसे ऐसे होते हुए 926 623 322 221.1 से 4 7 फिर 5 एंड 8 पॉइंट, यानी लेफ्ट साइड में इलियक, लेफ्ट इलियक फोसा पहले हमारे को एग्जामिन करना है। यहाँ पर अगर हमारे को कोई पेन, चुभन, हार्डनेस, डल एकिंग, हल्का मीठा दर्द महसूस होता है तो हो सकता है कि डिसेंडिंग कोलन और सिग्मोइड कोलन की कोई प्रॉब्लम है, यानी मल वहां पर इकट्ठा हो रहा है, चाहे सोरनेस हो रहा है, चाहे इन्फेक्शन हो रहा है, या फिर उस पार्ट के आप में कोई मल फंसा पड़ा है, मे भी ये दिक्कत हो सकती है। आई मीन पेट साफ सही से नहीं हो रहा है, मोस्टली यही दिक्कत होती है। अब आते हैं उसके ठीक ऊपर लेफ्ट लंबर रीजन। लेफ्ट लंबर रीजन में देखेंगे तो इसे कहते हैं डिसेंडिंग कोलन और लेफ्ट किडनी, यानी आंतों में उतरता हुआ आंत जिसमें कि मोस्टली फीकल मैटर ही भरा रहता है। वहां पर दो चीज का शक करना चाहिए कि किडनी में कोई इन्फेक्शन या किडनी में दर्द तो नहीं, या फिर वहां पर आंतों में कोई सूजन तो नहीं आ रही है, यानी उसका क्या कॉन्स्टिपेशन जैसी संभावना तो नहीं बन रही है, ये देखना है। फिर आता है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में हमारा कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन, वाइटल ऑर्गन होते हैं, जिसमें आता है स्प्लीन, प्लीहा, लेफ्ट साइड की किडनी का कुछ पार्ट यानी अपेक्स ऑफ किडनी आती है, और पैंक्रियाज आता है, पैंक्रियाज का पार्ट आता है। उसी तरह से एपिगैस्ट्रिक रीजन में जब वो पैल्पेट करते हैं, आसपास करने से दर्द होता है, तो क्या क्या संभावना हो सकती है। तो उसमें देखेंगे कि उसमें स्टमक का रीजन आता है, लीवर का कुछ पार्ट आता है, पैंक्रियाज का हिस्सा आता है, ड्यूडिनम, कुछ हिस्सा स्प्लीन का, और एड्रिनल ग्लैंड का कुछ हिस्सा, वहां पर उसका दर्द महसूस हो सकता है। साथ में फिर आते हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में आते हैं। तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में यानी राइट साइड की फसली के नीचे क्या क्या ऑर्गन होते हैं, एब्डोमिनल ऑर्गन देखेंगे। लीवर, गॉल ब्लैडर, राइट किडनी का अपेक्स और स्मॉल इंटेस्टाइन का डिसेंडिंग कोलन इन्वॉल्व रहता है। उसके बाद से आते हैं ठीक उसके नीचे राइट लंबर रीजन। राइट लंबर रीजन में गॉल ब्लैडर का दर्द के सिम्टम्स हो सकते हैं, साथ में आपका लीवर, राइट कोलन का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। उसके बाद से आते हैं राइट इलियक रीजन में। अगर राइट इलियक रीजन में आते हैं तो वहां पर देखेंगे अपेंडिक्स, जिसको बर्मी फॉर अपेंडिक्स कहते हैं, वह और
सीकम, यानी जहाँ पर बड़ी आंत के साथ छोटी आंत मिलती है, यहाँ का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, वो देखते हैं। साथ में आते हैं हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में आते हैं। हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में हम देखते हैं कि जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन है मेल जेनिटल ऑर्गन, जिसमें ब्लडर आता है, साथ में फीमेल जेनिटल ऑर्गन आता है, साथ में मेल जेनिटल ऑर्गन में प्रोस्टेट ग्लैंड, फीमेल में यूट्रस, ओवरी, ये रीजन आते हैं। दोनों में कॉमन से ब्लडर यानी मूत्र थैली आती है, साथ में सिग्मोइड कोलन आता है, यानी जो टेढ़ी आंत जो रहती है, ऑब्लिक कंडीशन में रहती है, वो आती है। तो ये सब ऑर्गन्स इसमें पैल्पेट किया जा सकते हैं, उनके पेन को महसूस किया जा सकता है, ये ऑर्गन हो सकता है। अब आते हैं अम्बिलिकल रीजन। अम्बिलिकल रीजन में देखेंगे तो किसका किसका दर्द हुआ अपने में देखने को मिलेगा। तो पहला आता है कि नाभि का, अम्बिलिकस के आसपास का, क्या अम्बिलिकल हर्निएशन तो नहीं हो गया, अम्बिलिकल डिस्टेंशन तो नहीं हो गया, ये देखने को मिलता है। साथ में पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स देखने को मिलते हैं, और साथ में ड्यूडेनम, ठीक है, ड्यूडेनम का एरिया देखने को मिलता है। इसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई सूजन तो नहीं है, ये हमारे को पैल्पेट करने पर महसूस होता है। अब उसके बाद से हम आ जाते हैं कि ये एब्डोमेन का एग्जामिनेशन हो गया। अब आते हैं कि सिस्टमिक एग्जामिनेशन आते हैं कि अब अलग अलग ऑर्गन को हम कैसे एग्जामिन करेंगे। तो अलग अलग ऑर्गन की एग्जामिन करने के लिए पहला जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन आता है दैट इज द लीवर, क्योंकि जो लीवर होता है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम से लेकर लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम को कवर करता हुआ राइट लंबर रीजन तक फैला होता है। मतलब राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, एपिगैस्ट्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम एंड राइट लंबर रीजन को कवर करता हुआ इंटायर प्लेस में विस्तार होता है। यानी कहा जाए तो लीवर एक बार से सबसे बड़ा ऑर्गन है। तो उसको हम कैसे जांच करेंगे, तो हम उसको देखते हैं हाउ टू एग्जामिन लीवर ऑफ अ पेशेंट। तो पहले पेशेंट को हम आरामदायक स्थिति में बैक साइड से यानी पीठ साइड से उसको लिटा देंगे, और लिटाने के बाद से उसके पैरों को फोल्ड करने को कहेंगे, यानी वी शेप स्ट्रक्चर बन जाता है। वी अगर लिखते हैं तो ठीक अपोजिट साइड, वी लिखते तो ऊपर तरफ खुला होता है, नीचे तरफ कोन होता है वी में, तो अब बिल्कुल वी के अपोजिट में स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, जिसमें वी पोजीशन में व्यक्ति लेटा रहता है, और उसको लिटा कर आराम से उसके बाद से उसमें
मरीज को लिटाकर और उसके पैर को फोल्ड करने को कहेंगे। फोल्ड करने के बाद से उसको एक रिलैक्सिंग ब्रीदिंग करने कहेंगे, यानी उसको तेज श्वास नहीं लेना है और तेज श्वास नहीं छोड़ना है। अब उस कंडीशन में पेशेंट को हम देखेंगे। इसके लिए हम एक नया ये देखते हैं कि ऐसे आप देख रहे हैं लीवर का जो लोकेशन है राइट टू लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में और कुछ हिस्सा इसका राइट लंबर रीजन में सिचुएटेड है, स्थिर है। ठीक है, अब इससे लीवर की पोजीशन हमारे को मिल गई। अब मरीज को कहेंगे कि धीरे धीरे श्वास को लीजिए। आपको ही पता है जब पर्सन धीरे धीरे श्वास को जब अंदर भरता है तो उसका फेफड़ा फूलता है तो एब्डोमिनल ऑर्गन नीचे की तरफ प्रेस होते हैं, नीचे की तरफ धक्का खाते हैं, यानी कि पेट सीना फुलाएगा तो लीवर थोड़ा नीचे की तरफ आएगा, तो नीचे की तरफ आएगा तो मार्जिन से इसको समझना आसान हो जाता है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में वह नीचे की तरफ आता है और पकड़ने में या टच करने में नहीं आता है, यानी उसकी मार्जिन जो होती है, उसकी चारों तरफ की बाउंड्री होती है, स्मूथ होती है, सॉफ्ट होती है, कोमल होती है और उसको छूने पर पकड़ने नहीं आता। लेकिन जब यही हार्ड हो जाता है, इन्फेक्शन से इसमें कोई टेंस हो जाता है, तो जब इसके मार्जिन को छूते हैं तो मार्जिन छूने में समझ आता है जब सांस तेज लेकर भरता है। और उस कंडीशन में हमारे को हाथ की उंगलियों और थंब की पोजीशन में वी का से बनाकर उसको धीरे आगे हमारे को पुश करना, आगे तरफ ले आते हुए अंदर साइड में हल्का सा पुश करके जब उसके मार्जिन को हम टकराएंगे तो मार्जिन बिल्कुल समझ आएगा, वो समझ जाएगा कि लीवर में स्वेलिंग है, यानी लीवर के अंदर सूजन है। ठीक है, अब श्वास भरकर श्वास छोड़ने कहेंगे, फिर दोबारा श्वास भरने कहेंगे, फिर उंगलियों को नीचे से ऊपर तरफ उसको फिसलाएंगे और फिसलाते देखेंगे उसके मार्जिन प्रॉपर रूप से उसमें कैसे महसूस हो रहे हैं, साफ मार्जिन है, हार्डनेस है। तो इस तरह से पता चलता है कि लीवर में स्वेलिंग है। पहले तो पेशेंट कंप्लेंट लेकर आएगा मोस्टली, उसको राइट साइड के लंग्स के ठीक नीचे, हड्डियों के ठीक नीचे दर्द सा महसूस हो रहा है। एज ए डॉक्टर आप उसको एग्जामिन करने के लिए दोबारा मैं बता रहा हूँ, उसको सीधा पीठ को लिटा देंगे और उसको पैर को घुटनों को फोल्ड कर वी स्टेप में जमीन पर टिका देंगे और उस समय बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे, कोई तनाव नहीं रहना चाहिए। और जो राइट साइड से जो है नीचे से ऊपर तरफ अपने हाथों को डॉक्टर यानी फिजिशियन फिसलाता हुआ धीरे धीरे ऊपर ले जाएगा और उस पेशेंट को गहरी सांस लेकर रुकने को कहेंगे। गहरी सांस लेकर रुकेगा तो देखेंगे कि उसका मार्जिन स्पर्श हो रहा है और फिर सांस को छोड़ देने कहेंगे। फिर दोबारा कहेंगे आप गहरी सांस लीजिए, फिर स्पर्श कर फिर छोड़ने कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से 2 से 3 बार बार करने से हमारे को उसका मार्जिन समझ में आ जाएगा। तो इससे पता चलता है कि लीवर के अंदर हेपेटोमेगाली हो गई है। हेपेटो मतलब लीवर, मेगाली मतलब फूल जाना या बढ़ जाना, उसकी साइज बढ़ जाना। अगर समझ में आ रहा है, स्पर्श करने से आया तो पता चलेगा कि उसका लीवर लार्ज हो गया है। और उसके साथ में उसके जो सिम्टम्स होंगे वो सिम्टम्स को हम पेशेंट से पूछेंगे। तीसरा पैल्पेट करना यानी पैल्पेशन, इसी कहते हैं पैल्पेशन यानी टटोलना। तो पिक्चर में आपको दिखने में आ रहा है कि ये नीचे से हाथ को धीरे ऊपर सरकाता हुआ लीवर मार्जिन को टच करके देख लेता है कि स्वेल्ड है नहीं। अगर वहां पर मार्जिन शार्प मार्जिन दिखता है और लीवर बढ़ा हुआ रहे तो नेचुरल रूप से उसका जो लीवर का हिस्सा है वह रिब्स के नीचे प्रॉपर रूप से एक अलग से महसूस करते हैं। इससे कहते हैं पैल्पेशन
और इस कंडीशन में जब लीवर का मार्जिन आपको समझ में आता है, साथ में समझ आती है, तो इससे कहते हैं इसको हेपेटोमेगाली हो गया है कि लीवर सूज गया। हेपेटोमेगाली कई सारी बीमारियों में होता है, लीवर डिजीज में, जैसे फैटी लीवर, साथ में इंफ्लामेटरी डिजीज, जॉइंटिस, सीवियर पैथोलॉजिकल जॉइंटिस, नॉट ए फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस। छोटे बच्चों में फिजियोलॉजिकल होता है, न्यूबॉर्न में तो ऐसा नहीं है, पर एडल्ट में जब पैथोलॉजिकल जॉइंटिस हो जाता है तो ये मार्जिन बिल्कुल हमारे पकड़ में आती है। इस तरह से इसको हम देख लिए कि लीवर का परकशन। अब इस तरह से हम कल के सेशन में देखेंगे कि स्प्लीन का परकशन कैसे करते हैं, स्प्लीन को कैसे हम परकशन करते हैं, किडनी को कैसे परकशन करते हैं। तो 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गन को हमारे को परकशन करने आना चाहिए, लीवर, स्प्लीन और किडनी। हमने आज लीवर का परकशन देखा। अब कल के सेशन में हम देखेंगे कि स्प्लीन का परकशन कैसे करेंगे और किडनी का परकशन कैसे करेंगे। अब बस मेरा ये रिक्वेस्ट है कि किसी का कोई क्वेश्चन हो इसके आज के लेक्चर से रिलेटेड तो प्लीज मेरे से पूछ लें। सर जो मतलब जो गैस बनती है सर, जो आपने अभी बताया था पेट में। सर अभी आपने जो बुक का पेज बताए वो कौन सी बुक का पेज है? जी, जो आपकी बुक है उसका नाम है आधारभूत प्राथमिक चिकित्सा, व्यवहारिक आधारभूत प्राथमिक चिकित्सा। जी सर वो तो तब हमारे पास 4 ठो है सर, पुरानी वाली। हाँ तो वही जो प्रैक्टिकल वाली बुक आई थी ना। अच्छा, प्रैक्टिकल वाली बुक है आपकी? अच्छा प्रैक्टिकल वाली मेरे को नहीं में आई थी सर जी। हाँ वही आई थी ना, 4 नंबर पेपर, वो ये बुक आपको दिख रहा है? जी सर जी। बस इस बुक को जी जी दिख रही है सर, मंगा लूंगा, ये है नहीं मेरे पास। ठीक है ना? ठीक है, थैंक यू सर। आप अगर ठीक है, मेरी कोशिश है कि आप मेरी बातों से ही बात समझ जाएंगे कैसे हमारे को पेशेंट को एग्जामिन करना है। सर फैटी लीवर का ट्रीटमेंट बता दीजिएगा। देखिए ट्रीटमेंट का जो पार्ट है, जो फार्माकोलॉजी होता है, ट्रीटमेंट यानी आप मेडिसिन जानना चाहते हैं, है ना? तो फार्माकोलॉजी मेरा पार्ट नहीं है। फार्माकोलॉजी जो आपके सर जो पढ़ाते हैं, यानी डॉक्टर श्रीवास्तव सर पढ़ाते हैं, तो फार्माकोलॉजी के उसको लेते हैं, तो इसके बारे में उनसे आपको ज्ञान प्राप्त होगा। ठीक है सर, एसजीपीटी एसजीओटी ये निकलता है इसमें से। लीवर का टेस्ट में सर एलएफटी लीवर फंक्शन टेस्ट में मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था, आज जो मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड रिलेवेंट क्वेश्चन करें कि एग्जामिनेशन कैसे करना है। आप पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस की बात कर रहे हैं, तो जब लीवर डिजीज पढ़ाएंगे तो वहां पर मैं कुछ पढ़ाऊंगा। अभी तो मैंने लीवर डिजीज पढ़ाया नहीं है, लीवर को पहचानेंगे कैसे? सर जैसे हम लोग उसको जांच करते हैं जो लीवर का, तो उसमें जैसे देखते हैं लीवर जैसे इन्फेक्शन हो गया या तो सूज गया, तो उसको कैसे क्लियर करें? वही तो आज का लेक्चर था। आज के सर अगर इन्फेक्शन है तो मतलब पता कैसे?
देखिए मार्जिन हाँ, उसका क्या? शार्पनेस रहती है। मार्जिन जो होता है ना, बिल्कुल आप जैसे कठोर आटा होता है ना, कठोर आटा जब आटा गूंथते हैं तो बिल्कुल जब हार्ड रहता है तो कैसा होता है, उसका मार्जिन बिल्कुल पकड़ में आता है, ठीक है। और जो सॉफ्ट आटा रहता है जब उसको टच करते हैं तो कैसा दिखता है कि आप प्रेशर देते हैं तो आपके उंगली उसमें धंस जाती है ना, मार्जिन पता नहीं चल पाता ज्यादा। पर अगर वही आटा हार्ड हो तो आपको मार्जिन पता चल जाता है। अंडरस्टैंड? हाँ ओके यस सर। सर। सर एक क्वेश्चन था मेरा इसके सर। हार्डनेस को जानने के लिए जी सर जो पेट में गैस बनती है, जो आपने गैस डिफिशियल का बताया, तो स्टेथोस्कोप में सुनते हैं किस टाइप की आवाज मतलब सुनाई दे सकती है उसकी? मैं अभी परकशन तक नहीं पहुंचा हूं, मैं अभी पैल्पेशन तक पहुंचा हूं। तो पैल्पेट करना है, उसके बाद से परकशन में उसके बाद बताऊंगा। ये जो आपका क्वेश्चन है वो परकशन से रिलेटेड है। जब पैल्पेशन कंप्लीट कर लूंगा, पैल्पेशन ऑफ लीवर, पैल्पेशन ऑफ किडनी, पैल्पेशन ऑफ पैंक्रियाज, पैल्पेशन ऑफ स्प्लीन, सॉरी स्प्लीन, लीवर को तो मैंने बता दिया आज पैल्पेट करना। कल स्प्लीन और किडनी के पैल्पेशन बताने के बाद से जब परकशन बताऊंगा तो वह क्वेश्चन का आंसर आपको स्वतः वहां पर मिल जाएगा। टाइप ए और बी एक है ये दोनों? जी आपकी आवाज बहुत क्रैक हो रही है, दोबारा आप पूछें। सर हेपेटाइटिस ए और बी में क्या अंतर है? एक ही है? देखिए हेपेटाइटिस ए बी नहीं, हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई 5 प्रकार के हेपेटाइटिस होते हैं, जिसमें हेपेटाइटिस बी और सी संक्रमण होता है, वायरल इन्फेक्शन से होता है। और हेपेटाइटिस ए सी हेपेटाइटिस ए जो होता है ये वाटर बॉर्न इन्फेक्शन होता है, यानी पानी से होने वाला इन्फेक्शन होता है, खान पान से होने वाला इन्फेक्शन होता है। पर हेपेटाइटिस बी वायरल होता है, ये वायरस से होता है, ठीक है। तो हेपेटाइटिस बी वायरस से होने वाला इन्फेक्शन है, हेपेटाइटिस ए खान पान और पानी के इन्फेक्शन से होने वाला इन्फेक्शन, ठीक है। जी सर। जी सर। सर वो भी वायरल है, जिसमें कि हेपेटाइटिस बी सबसे खतरनाक माना गया। हाँ वर्षा शर्मा जी, आप कुछ पूछ रहे हैं? जी सर, मैं ये पूछ रही थी सर, गॉल ब्लैडर में जो स्टोन हो जाता है उसका दर्द किस प्रकार का होता है? मतलब कैसे पता चलेगा गॉल ब्लैडर का दर्द? गॉल ब्लैडर का जो स्टोन का पेन होता है वो बैक ऑफ स्केपुला, ठीक है ना, राइट साइड में स्केपुला में यानी पीठ के पीछे साइड में दर्द महसूस होता है। साथ में उसका दर्द राइट शोल्डर में जाता है, राइट साइड के शोल्डर में जाता है, ठीक है। राइट साइड के शोल्डर टिप पे जाता है, यानी आपका ये राइट साइड है, मेरा ये राइट साइड है, तो पीछे से हमारा दर्द चेस्ट के ठीक पीछे से या सेंटर से ठीक पीछे से दर्द होता हुआ राइट शोल्डर पर आकर सेटल होता है, ठीक है। और